जिस आदमी के पास करोड़ों की दौलत थी, उसने जिंदगी भर शादी ना करने की कसम खा रखी थी। लेकिन एक दिन जब वो विदेश से लौटा तो उसके हाथ में एक बच्चा था। मीडिया ने पूछा इस बच्चे की माँ कहाँ है, और उसका जवाब था इसकी कोई माँ नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद बच्चे की जान खतरे में पड़ गई और उसे बचाने के लिए उसी लड़की को ढूंढना पड़ा जिसने उसे जन्म दिया था। और जब वो 22 साल की लड़की इस परिवार में वापस आई तो सिर्फ बच्चे की जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि विश्वनाथ की पूरी जिंदगी बदल गई। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है विश्वनाथ से। विश्वनाथ कोई आम आदमी नहीं, वह देश के बड़े और बेहद अमीर बिजनेसमैन में से एक था। उसके पास पैसा, प्रॉपर्टी, कारोबार और जिंदगी की लगभग हर वह सुविधा मौजूद है जिसकी किसी इंसान को जरूरत पड़ सके। लेकिन विश्वनाथ की एक खासियत यह है कि वह सिर्फ बिजनेस में ही दिलचस्पी रखने वाला इंसान नहीं है। उसके अंदर एक अलग तरह का जुनून भी है और वह है शूटिंग। वह निशानेबाजी को सिर्फ शौक के तौर पर नहीं करता, बल्कि इस खेल को लेकर काफी सीरियस है। इसी जुनून की वजह से उसे भारत की तरफ से ओलंपिक में शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े बिजनेसमैन का ओलंपिक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करना अपने आप में बड़ी बात। लेकिन विश्वनाथ के सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। प्रतियोगिता शुरू होने से ठीक पहले उसकी गन के साथ छेड़छाड़ कर दी जाती है। किसी ने उसकी बंदूक को इस तरह खराब कर दिया था कि वह ठीक से इस्तेमाल करने लायक नहीं रह गई। अब सोचिए, इतने बड़े मुकाबले से कुछ ही समय पहले अगर किसी खिलाड़ी का सबसे जरूरी सामान खराब हो जाए तो उसके ऊपर कितना दबाव आएगा। विश्वनाथ के पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वह परेशान जरूर होता है लेकिन घबरा कर बैठ नहीं जाता। उसी वक्त उसे अपने बचपन की एक बात याद आती है। यह बात उसके पिता ने उसे बचपन में सिखाई थी कि अगर कोई चीज टूट या खराब हो जाए तो सिर्फ इसके लिए उसे फेंक देना सही नहीं होगा। पहले यह देखना चाहिए कि क्या उसे दोबारा से ठीक किया जा सकता है। बचपन में सुनी हुई वह छोटी सी बात उस वक्त विश्वनाथ के लिए बहुत बड़ी मदद बन जाती है। वह अपनी गन को किसी और के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद उसे ठीक करने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद वह अपनी बंदूक को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बना लेता है। अब प्रतियोगिता शुरू होती है। विश्वनाथ पूरी एकाग्रता के साथ निशाना लगाता है और आखिरकार वह भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत जाता है। यानी जिस इंसान को मुकाबले से पहले कमजोर करने की कोशिश करी गई थी, उसी ने अपनी परेशानी को अपने खिलाफ नहीं जाने दिया। जब विश्वनाथ की माँ को अपने बेटे की जीत के बारे में पता चलता है ना, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन विश्वनाथ की जिंदगी में उसकी माँ की अहमियत सिर्फ इसलिए नहीं है कि वह उसकी माँ है। दरअसल विश्वनाथ ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। उसके पिता एक बड़े कारोबारी थे और परिवार आर्थिक रूप से काफी मजबूत था, इसलिए विश्वनाथ को कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई। लेकिन पिता की गैर मौजूदगी में उसकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ ने संभाली। उन्होंने उसे सिर्फ सुख सुविधाओं में बड़ा ही नहीं किया, बल्कि यह भी सिखाया कि जिंदगी में एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। यही वजह है कि विश्वनाथ आज चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों न बन गया हो, अपनी माँ की बात को काफी महत्व देता है। लेकिन उसकी माँ के मन में एक ही ऐसी चिंता थी जिसका कोई समाधान विश्वनाथ अब तक नहीं ढूंढ पाया। वह चिंता थी उसके बेटे की शादी। विश्वनाथ उम्र में लगभग 40 साल का हो चुका था, लेकिन उसने शादी करने का कोई इरादा नहीं बनाया था। उसकी माँ जब भी उसे शादी की बात करती, वह किसी न किसी बहाने बात बदल देता। उसके लिए शादी जरूरी नहीं थी। उसे लगता था कि जिंदगी बिना शादी के भी आराम से जी जा सकती है। लेकिन माँ के लिए मामला अलग था। वह अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अपने पोते को गोद में खिलाना चाहती थी। उनकी इच्छा थी कि घर में बच्चे की आवाज गूंजे और परिवार में एक नई पीढ़ी आए। इसलिए विश्वनाथ से कहती थी कि अगर उसके मन में शादी के लिए कोई खास इच्छा नहीं भी है तो कम से कम उनकी खुशी के लिए एक बार इस बारे में सोच ले। लेकिन विश्वनाथ हर बार अपनी माँ को टाल देता। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी शादी को लेकर माँ की चिंता जल्द ही उनकी सेहत पर भी असर डालने वाली। कुछ समय बाद अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और वहाँ डॉक्टर उनकी जांच करती है। जांच के बाद पता चलता है कि उनके दिल से जुड़ी समस्या है और साथ ही उनका ब्लड प्रेशर भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। डॉक्टरों को लगता है कि उनकी स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसीलिए वे उनकी सर्जरी तैयारी शुरू कर सकती है। लेकिन डॉक्टरों के सामने एक और समस्या थी। सिर्फ ऑपरेशन कर देना काफी नहीं था। ऑपरेशन के बाद मरीज का मानसिक रूप से शांत रहना भी बहुत जरूरी था। डॉक्टर उनकी चिंता का कारण जानना चाहते थे। जब से उनसे पूछा जाता है कि आखिर उनके मन में ऐसी कौन सी बात है जो इन्हें इतना परेशान कर रही है, तो वह अपने बेटे की शादी की बात बताती है।
यानी उनकी बीमारी के बीच भी उनके दिमाग में सबसे बड़ी चिंता यही थी कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके बेटे की जिंदगी में परिवार कौन बनाएगा। अब डॉक्टर विश्वनाथ को समझाते हैं कि उसकी माँ की तबीयत को ठीक रखने में उसका भी बड़ा रोल है। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन तो वह कर देंगे, लेकिन उसके बाद अगर माँ लगातार तनाव में रहेगी तो उनकी रिकवरी प्रभावित हो सकती है। इसी बीच बातचीत से डॉक्टर विश्वनाथ को एक लड़की के बारे में बताती है। वह लड़की विदेश में रहती है और खुद भी डॉक्टर है। डॉक्टर को लगता है कि शायद दोनों की सोच और जिंदगी को लेकर समझ अच्छी तरह मिल सकती है। पहले विश्वनाथ इस सुझाव को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होता, आखिर शादी में उसकी कोई दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन फिर वह अपनी माँ की हालत के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि अगर एक बार कोशिश करने से उसकी माँ खुश हो सकती है तो कोशिश करने में नुकसान भी क्या है। आखिरकार वह उस लड़की से बात करना शुरू कर देता है। शुरुआत में दोनों सिर्फ एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ती है। एक दूसरे के बारे में जानने के साथ दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। लड़की विदेश में रहती थी, इसलिए विश्वनाथ उनसे मिलने के लिए वहां भी जाने लगता है। इस तरह उनकी जान पहचान सिर्फ फोन पर बातचीत तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ वक्त भी बिताने लगते हैं। देखते ही देखते करीब 1 साल गुजर जाता है। अब बाहर की दुनिया को भी लगने लगता है कि शायद विश्वनाथ की जिंदगी में आखिरकार शादी का रिश्ता बनने वाला है। लेकिन फिर एक दिन विश्वनाथ विदेश से वापस भारत लौटता है। उसके पास आने की खबर मीडिया में फैल जाती है। लोगों को लगता है कि शायद विश्वनाथ ने विदेश में शादी कर ली है और अब अपनी पत्नी के साथ वापस आया है। एयरपोर्ट पर मीडिया और लोगों की नजरें विश्वनाथ पर टिकी जाती है, लेकिन जैसे वह बाहर आता है ना, सबकी उम्मीदें एक झटके में बदल जाती है, क्योंकि उसके साथ कोई पत्नी नहीं होती, बल्कि उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा होता है। लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर विश्वनाथ अचानक एक बच्चे को लेकर क्यों आया। मीडिया वाले तुरंत उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। हर किसी का पहला सवाल यही होता है कि यह बच्चा किसका है। विश्वनाथ बिना किसी घबराहट के साफ साफ कर देता है कि यह उसका बेटा है। अब मीडिया के सवाल और बढ़ जाती है, अगर यह विश्वनाथ का बच्चा है तो इसकी माँ कौन है। तब विश्वनाथ बताता है कि उसने शादी नहीं की है, इस बच्चे का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ है, यानी उसने एक सरोगेट मदर की मदद से अपना बच्चा पैदा करवाया। विश्वनाथ की यह बात उसकी माँ के लिए बिल्कुल चौंकाने वाली होती है। उन्होंने इतने सालों तक यही सोचा था कि उनका बेटा शादी करेगा और उसकी पत्नी उन्हें पोता देगी, लेकिन विश्वनाथ ने शादी का रास्ता अपनाने के बजाय सीधे बच्चा घर लाने का फैसला कर लिया। माँ को पहले गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि उनके बेटे ने उनकी इच्छा को समझने की बजाय अपनी सुविधा के हिसाब से फैसला कर लिया, लेकिन फिर वह बच्चे को अपनी आंखों के सामने देखती है। इतने सालों से जिस पोते को देखने की उनकी इच्छा थी ना, वह अब उनके सामने था। और एक दादी के लिए उस मासूम बच्चे का चेहरा देखते ही बाकी सारी शिकायतें धीरे धीरे छोटी पड़ जाती है। अब माँ बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगती है। उन्हें लगता है कि शायद अब उनका परिवार पूरा हो गया, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि इस बच्चे के घर में आने के बाद जिस खुशी की शुरुआत हुई थी ना, उसके तुरंत बाद एक ऐसी परेशानी आने वाली थी जो पूरे परिवार को हिला देने वाली। एक दिन अचानक बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। पहले सबको लगता है कि शायद सामान्य बीमारी होगी, लेकिन हालात बिगड़ने लगती है। बच्चा खून की उल्टी करने लगता है। विश्वनाथ घबरा जाता है और उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर बच्चे की जांच शुरू करते हैं। कुछ समय बाद जो रिपोर्ट सामने आती है ना, वह परिवार के लिए बेहद डरावनी होती है। बच्चे को हड्डियों से जुड़ी एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी होती है। डॉक्टर बताते हैं कि सिर्फ सामान्य दवाइयों से उसका इलाज संभव नहीं है, उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसके लिए सही डोनर कौन होगा। डॉक्टर समझाते हैं कि अगर डोनर बच्चे के जैविक माता पिता में से कोई हो तो सफलता की संभावना काफी बेहतर हो सकती है। इसलिए सबसे पहले विश्वनाथ का टेस्ट किया जाता है। विश्वनाथ को उम्मीद होती है कि शायद वह खुद अपने बच्चे के लिए डोनर बन जाएगा, लेकिन टेस्ट के नतीजे उसके पक्ष में नहीं आते। उसकी मेडिकल कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि डॉक्टर उसे सबसे बेहतर विकल्प मान सके। अब डॉक्टर विश्वनाथ को बताते हैं कि बच्चे की जैविक माँ को ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर उसकी माँ मिल जाए और उसकी कंपैटिबिलिटी सही निकलती है तो बच्चे को बचाने का मौका काफी ज्यादा बढ़ सकता है। अब विश्वनाथ के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर उस महिला को ढूंढना। मुश्किल यह थी कि सरोगेसी की प्रक्रिया में शामिल महिला की पहचान आमतौर पर गोपनीय रखी जाती है, लेकिन विश्वनाथ के पास पैसे, संपर्क और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम था मैडी और वह अमेरिका में रहती है। विश्वनाथ तुरंत अमेरिका जाने का फैसला लेता है। उसे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता
आता कि मैडी कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, या वह इस बच्चे को लेकर क्या मासूम महसूस करती है। इस समय उसके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, उसका बच्चा जिंदा रहना चाहिए। अमेरिका पहुंचने के बाद विश्वनाथ मैडी को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन जब आखिरकार वह उसे देखता है ना, तो उसकी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा नजर सामने आता है। मैडी किसी अस्पताल या शांत जगह पर नहीं होती, वह एक पार्टी में अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही होती है। वह अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही होती है और उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वह किसी बच्चे की माँ है या उसे अपने जैविक बच्चे की बीमारी की कोई चिंता है। विश्वनाथ उसे देखकर हैरान रह जाता है और तभी उसे एक और बात पता चलती है। मैडी की उम्र सिर्फ 22 साल है। तो समझ नहीं आता कि इतनी कम उम्र की लड़की ने सरोगेट मदर बनने का फैसला क्यों लिया। ऊपर से मैडी तमिलनाडु से संबंध रखती है, जबकि वह इस समय अमेरिका में रह रही थी। विश्वनाथ तुरंत उस डॉक्टर से संपर्क करता है जिसने सरोगेसी की प्रक्रिया करवाई थी। डॉक्टर बताते हैं कि मैडी खुद सरोगेट बनने के लिए आई थी और उस समय उनकी तरफ से उससे ज्यादा निजी जानकारी लेने की जरूरत नहीं समझी गई थी। अब विश्वनाथ मैडी के सामने बच्चे की पूरी स्थिति रखता है। वह बताता है कि बच्चा गंभीर रूप से बीमार है और डॉक्टरों को बोन मैरो डोनर की जरूरत है। अगर मैडी मदद करती है तो उसके बच्चे के बचने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ सकती है। मैडी उसकी बात सुनती है, लेकिन उसके चेहरे पर माँ जैसी घबराहट नहीं दिखाई देती। वह साफ कहती है कि वह भारत चलने के लिए तैयार है, लेकिन वह ये काम मुफ्त में नहीं करेगी। वह एक बड़ी रकम मांगती है और साथ ही यात्रा का पूरा खर्च भी विश्वनाथ को उठाना होगा। विश्वनाथ के पास इस वक्त बहस करने का समय नहीं था। उसका बच्चा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, इसलिए वह मैडी की सारी शर्तें मान लेता है और इसी तरह मैडी पहली बार विश्वनाथ के साथ भारत आती है। लेकिन भारत पहुंचकर जब विश्वनाथ की माँ उसे देखती है ना, तो उनके लिए एक और बड़ा झटका होता है। उन्होंने सोचा था कि बच्चे की जैविक माँ शायद उम्र में बड़ी और शांत स्वभाव की महिला होगी, लेकिन उनके सामने सिर्फ 22 साल की एक बेहद बेफिक्र लड़की खड़ी थी। मैडी का बात करने का तरीका भी काफी खुला हुआ था। उसे ना तो इस घर की परंपराओं की ज्यादा परवाह थी और ना ही वह किसी से ज्यादा झिझकती थी। विश्वनाथ की माँ को इसका यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि यह लड़की सिर्फ अपने काम से मतलब रखती है, और सच भी यही था। शुरुआत में मैडी के लिए बच्चा किसी भावनात्मक रिश्ते से ज्यादा एक मेडिकल और आर्थिक समझौते का हिस्सा था। वह बच्चे की हालत के बारे में बहुत ज्यादा सवाल नहीं करती, लेकिन एक रात बच्चा लगातार रोने लगता है। विश्वनाथ की माँ उसे चुप कराने की कोशिश करती है। रोने की आवाज सुनकर मैडी भी वहाँ पहुँच जाती है। शायद यह पहली बार था जब वह उस बच्चे को इतने करीब से देख रही थी। वह उसे अपनी गोद में उठाती है। पहले बच्चा शांत नहीं होता, लेकिन मैडी धीरे धीरे उसे बहलाती है और कुछ देर बाद बच्चा उसकी गोद में ही मुस्कुराने लगता है। यह छोटा सा पल मैडी के अंदर बहुत बदलना शुरू कर देता है। विश्वनाथ की माँ यह सब देख रही होती है। वह मैडी से पूछती कि आखिर उसने सरोगेट मदर बनने का फैसला क्यों किया था। अब मैडी पहली बार अपने अतीत का वह हिस्सा बताती है जिसे उसने इतने समय से अपने अंदर दबा कर रखा। वह बताती कि उसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। माता पिता के जाने के बाद उसके पास कोई अपना नहीं था। उसका बचपन अनाथालय में बीता। वह पढ़ना चाहती थी और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उसने किसी तरह शिक्षा के लिए कर्ज लिया, लेकिन समय बीतने के साथ उस कर्ज का ब्याज बढ़ता गया और उसकी परेशानी भी बढ़ती गई। तभी उसे सरोगेसी के बारे में पता चला। उसे मालूम हुआ कि अगर वह किसी बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाए तो उसे अच्छी रकम मिल सकती है। मैडी ने इसे अपनी मजबूरी से निकलने का रास्ता समझा। उसने सरोगेसी से मिली रकम से अपना कर्जा चुकाया और पढ़ाई जारी रखी। यानी जिस लड़की को बाहर से देखकर लोग सिर्फ ये बेफिक्र और पैसों के पीछे भागने वाली लड़की समझ सकते थे ना, उसके पीछे एक ऐसी जिंदगी छिपी थी जिसमें उसने बचपन से ही अपने दम पर लड़ना सीखा था। और अब पहली बार विश्वनाथ के घर में उसे ऐसी जगह मिली थी जहाँ कोई उसकी मजबूरी नहीं पूछ रहा था, बल्कि उसकी परवाह कर रहा था। यही से मैडी और इस परिवार के बीच एक ऐसा रिश्ता बनना शुरू होता है जिसकी शुरुआत किसी खून के रिश्ते से नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यही रिश्ता आगे चलकर विश्वनाथ की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अब तक मैडी के बारे में हमें इतना समझ आ चुका था कि उसकी जिंदगी बाहर से जितनी बेफिक्र दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही संघर्षों से भरी है। बचपन में माता पिता को खोना, अनाथालय में रहना, पढ़ाई के लिए कर्ज लेना और फिर
उस कर्ज को चुकाने के लिए सरोगेट मदर बनना। इन सब चीजों ने उसे कम उम्र में ही काफी मजबूत बना दिया था। लेकिन विश्वनाथ के घर में आने के बाद उसके लिए चीजें धीरे धीरे बदलने लगी थी। यहाँ उसे सिर्फ पैसे के लिए नहीं देखा जा रहा था। विश्वनाथ की माँ उसकी जरूरतों का ध्यान रख रही थी, बच्चे की चिंता कर रही थी, और पहली बार मैडी को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी परिवार के बीच रह रही हो। हालांकि विश्वनाथ अभी भी उसे भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़ने से रोक रहा था। वह मैडी को साफ समझा देता है कि बच्चे का इलाज पूरा होते ही उसे वापस अमेरिका जाना होगा, इसलिए उसे इस परिवार या बच्चे से बहुत ज्यादा लगाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बाद में अलग होना उसके लिए ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जितना विश्वनाथ मैडी को दूर रखने की कोशिश करता है, उतना ही मैडी उसके बारे में नई बातें जानना चाहती थी। एक दिन मैडी देखती कि विश्वनाथ अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए काफी कुछ करता है। वह सिर्फ उनका मालिक बनकर नहीं रहता, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करता है। मैडी के लिए यह चीज काफी अलग थी। शुरुआत में विश्वनाथ को एक बहुत अमीर और थोड़ा अकड़ू इंसान समझती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि इस आदमी के अंदर दूसरों की मदद करने वाला एक अच्छा इंसान भी मौजूद है। यानी मैडी के मन में विश्वनाथ को लेकर जो शुरुआती धारणा थी ना, वह बदलने लगी थी। इसी बीच बच्चे के ऑपरेशन का समय भी करीब आ जाता है। मैडी अपना बोन मैरो डोनेट करने के लिए तैयार हो जाती है। अब मामला सिर्फ पैसे का नहीं रह गया था। जिस बच्चे से वह शुरुआत में भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई नहीं थी ना, उसके लिए अब वह खुद मेडिकल प्रक्रिया से गुजरने को तैयार थी। आखिरकार ऑपरेशन होता है। काफी चिंता और तनाव के बाद ऑपरेशन सफल रहता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि अभी बच्चे को अस्पताल में ही रखना होगा, क्योंकि अगले कुछ हफ्ते उसकी निगरानी बेहद जरूरी है। लगभग 2 हफ्तों तक बच्चों की देखभाल होती रहती है। विश्वनाथ लगातार उसके पास रहता है। वो अपने बिजनेस की व्यस्तता को किनारे रखकर बच्चे की हालात पर नजर रखता है। रात में भी वह अस्पताल से जाने को तैयार नहीं होता। मैडी यह सब देखती रहती है। उसने जिंदगी में अपने माता पिता को खोया था, इसलिए उसके लिए किसी इंसान को इतनी जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चे की देखभाल करती देखना एक नया अनुभव था। दूसरी तरफ विश्वनाथ की माँ भी मैडी की बहुत देखभाल करती थी। मैडी को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि यहाँ सिर्फ बच्चा ही नहीं, बल्कि उसे भी किसी परिवार की जरूरत थी। बचपन से उसे शायद ही कभी किसी ने इस तरह प्यार से पूछा होगा, उसने खाना खाया नहीं, यह ठीक है कि नहीं। अब उसे यह सब विश्वनाथ की माँ से मिल रहा था। एक दिन वह विश्वनाथ से दिल की बात कह देती है। मैडी बताती है कि जब वह भारत आई थी तो उसके दिमाग में सिर्फ पैसे थे। उसने सोचा था कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, पैसे लेगी और वापस चली जाएगी। लेकिन अब उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। उसे पैसों की वह चाहत नहीं रही जो शुरुआत में थी, क्योंकि उसे यहाँ पहली बार परिवार जैसा एहसास मिला था। उसे एक बच्चा मिला था जिसे लेकर उसके अंदर धीरे धीरे माँ वाली भावनाएं पैदा हो रही थी, और उसे विश्वनाथ की माँ में ऐसा अपनापन मिला था जिसे उसने बचपन में मिस किया था। मैडी मानती कि अब वह सिर्फ इस बच्चे को बचते हुए नहीं देखना चाहती, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती है। विश्वनाथ उसकी बातें सुनता है और उसे भरोसा देता है कि जब तक वह उसके साथ है, उसकी जिम्मेदारी वही उठाए। वह मैडी को भरोसा दिलाता है कि उसे किसी तरह की असुरक्षा महसूस करने की जरूरत नहीं है। यह बात मैडी के दिल को छू जाती है, क्योंकि बचपन से उसके अंदर एक खालीपन था। वह हमेशा सोचती रहती थी कि क्या कभी कोई ऐसा इंसान आएगा जो बिना किसी स्वार्थ के उसे अपना समझेगा। अब उसे पहली बार ऐसा परिवार मिल रहा था, लेकिन एक सवाल अब भी उसे परेशान कर रहा था। इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद विश्वनाथ शादी से क्यों भागता है? आखिर वह शादी के बजाय सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करने के लिए क्यों तैयार हुआ? मैडी आखिरकार यह सवाल विश्वनाथ की माँ से पूछ लेती है, और अब उसे विश्वनाथ की अतीत की वह कहानी पता चलती है जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी थी। विश्वनाथ की माँ बताती कि जब विश्वनाथ छोटा था तब उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। छोटे विश्वनाथ के लिए यह बात किसी सदमे से कम नहीं थी। उसकी नजर में उसके माता पिता एक परिवार थे। उसे समझ नहीं आता था कि कोई इंसान अपने परिवार को छोड़कर किसी दूसरे इंसान के साथ कैसे जा सकता है। वह अपने पिता से सवाल करता है कि अगर माँ के साथ उनका रिश्ता कमजोर हो गया था तो उन्होंने उसे ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि बचपन में उसके पिता ने उसे यही सिखाया था कि कोई चीज टूट जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हर बार मरम्मत करके पहले जैसा बनाया जा सके। उनका कहना था कि इंसान की भावनाएं समय के साथ बदल सकती हैं। छोटा विश्वनाथ इस जवाब को स्वीकार नहीं कर पाता। उसके मन में अपने पिता की छवि टूट जाती है। वह उसी वक्त ये फैसला लेता है
वह अपने पिता जैसी जिंदगी कभी भी नहीं जिएगा। वह कभी भी शादी नहीं करेगा क्योंकि उसे डर था कि अगर भविष्य में उसका प्यार भी खत्म हो गया तो कहीं वह भी अपने परिवार को छोड़ने वाला इंसान न बन जाए। उस बचपन के फैसले को उसने बड़े होने के बाद भी नहीं बदला। इसी वजह से 40 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद भी वह शादी से दूर रहा। मैडी जब ये पूरी कहानी सुनती है तो पहली बार उसे समझ आता है कि विश्वनाथ का शादी से दूर रहना सिर्फ जिद नहीं है, इसके पीछे बचपन का एक गहरा घाव है। और शायद यही वह पल था जब मैडी के मन में विश्वनाथ के लिए प्यार के साथ साथ उसके दर्द को समझने की भावना भी पैदा हो जाती है। अब दोनों के बीच रिश्ता धीरे धीरे बदल रहा था। इसी दौरान दोनों एक होटल में खाना खाने जाते हैं। मैडी अपने खाने के इंतजार कर रही होती है, तभी वहाँ मौजूद एक आदमी उसे टकरा जाता है। मैडी भी चुप रहने वाली लड़की नहीं थी, वह उसे उसी अंदाज में जवाब देती है। बात धीरे धीरे बढ़ जाती है। वह आदमी मैडी को बाहर ले जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वह मैडी का गला पकड़ लेता है। जैसे विश्वनाथ को पता चलता है कि मैडी के साथ बदसलूकी हुई है, उसका गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो जाता है। वह उस आदमी को रोकता है और उसकी पिटाई कर देता है। बाद में पता चलता है कि वह होटल मालिक का बेटा था। इस वजह से उसे लगता था कि वह अपने होटल में किसी के साथ भी जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है। विश्वनाथ उसे साफ समझाता है कि होटल का मालिक होना किसी को दूसरों का अपमान करने का अधिकार नहीं देता। वह गुस्से में यहाँ तक कह देता है कि अगर उसे अपने होटल पर इतना घमंड है तो वह इसे खरीद कर दिखा सकता है। हालांकि मामला आगे बढ़ने से पहले ही वह आदमी अपनी गलती मानने लगता है और स्थिति शांत हो जाती है। लेकिन इस घटना ने मैडी को विश्वनाथ की एक और साइड दिखा दी थी। वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था। जब उसके अपने लोगों की बात आती थी तो वह उनके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अब मैडी के मन में उसके लिए भावनाएं और गहरी हो जाती है। वह धीरे धीरे इस परिवार को अपना परिवार समझने लगी थी। उसे बच्चे से प्यार था। विश्वनाथ की माँ से उसे माँ जैसा अपनापन मिलने लगा था और विश्वनाथ के लिए उसके मन में प्यार पैदा हो चुका था। इसलिए जब वापस जाने की बात आती है तो मैडी बिल्कुल तैयार नहीं होती। विश्वनाथ उसे बार बार समझाता है कि बच्चे का ऑपरेशन सफल हो चुका है और जब उसके यहाँ रहने की वजह खत्म हो गई है उसे वापस अपनी जिंदगी में लौटना होगा। लेकिन मैडी का मन इस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह चाहती थी कि किसी तरह वह हमेशा के लिए इसी परिवार का हिस्सा बन जाए। आखिरकार वह विश्वनाथ की माँ के पास जाकर अपने दिल की बात बता देती। वह कहती कि उसे विश्वनाथ से प्यार हो गया और वह इस परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती। विश्वनाथ की माँ यह सुनकर बेहद खुश हो जाती है। उन्हें लगता है कि जिस परिवार को लेकर वह इतने सालों से चिंता कर रही थी शायद अब उसकी कमी पूरी होने वाली। वह तुरंत विश्वनाथ के पास जाती है और उसे मैडी के भावनाओं के बारे में बताती। लेकिन विश्वनाथ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होता। वह अपनी माँ से कहता है कि उम्र का अंतर बहुत ज्यादा है। वह खुद 40 साल का है जबकि मैडी अभी सिर्फ 22 साल की है। उसे डर है कि आज दोनों एक दूसरे के साथ खुश है, लेकिन कुछ साल बाद जब उम्र का अंतर ज्यादा महसूस होने लगेगा तब शायद मैडी को अपनी जिंदगी में पछतावा हो। विश्वनाथ अपनी माँ को समझाता है कि वह मैडी के भविष्य को सिर्फ आज की भावनाओं के आधार पर तय नहीं कर सकता, इसलिए वह किसी भी तरह इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। आखिरकार वह मैडी को खुद एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। मैडी के लिए यह पल बेहद दर्दनाक था। वह जिस परिवार को अपना समझने लगी थी उससे फिर अलग होने वाली थी और सबसे बड़ी बात वह विश्वनाथ को भी पीछे छोड़ रही थी। लेकिन विश्वनाथ अपने फैसले से पीछे नहीं हटता। मैडी के जाने के बाद लगता है कि शायद अब दोनों की जिंदगी फिर अलग अलग रास्तों पर चली जाएगी। लेकिन अगली सुबह कहानी में एक नया मोड़ आता है। अखबारों और मीडिया में खबर फैलती है कि मैडी विश्वनाथ के घर के बाहर विरोध कर रही है। वह दावा करती कि वह बच्चे की सरोगेट माँ है और उसे अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मैडी यह भी कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह विश्वनाथ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। बाहर से देखने को लगता है कि मैडी बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ रही है, लेकिन असल में उसके दिल में विश्वनाथ से बदला लेने की कोई भावना नहीं थी। वह बस किसी तरह उसके करीब रहना चाहती थी। अब मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट में विश्वनाथ अपनी तरफ से पूरा मामला समझाता है। उसका कहना था कि सरोगेसी से पहले एक कानूनी समझौता हुआ था जिसके मुताबिक बच्चे के जन्म के बाद मैडी और बच्चे के बीच कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन मैडी इस बात को चुनौती देती है। वह कहती कि वही समझौता अमेरिका में किया गया था और भारतीय कानून के तहत उसकी स्थिति अलग हो सकती है। उसके अलावा मैडी एक भावनात्मक सवाल भी उठाती है। वह कहती कि एक छोटे बच्चे को सिर्फ पैसे, बड़े घर और सुविधाओं की जरूरत नहीं होती, उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसे माँ की तरह प्यार करे। वह कोर्ट के सामने यह भी बताती कि विश्वनाथ बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वह सुबह से लेकर देर रात तक अपने काम में व्यस्त रहता है, तो क्या वह वास्तव में बच्चे की
पूरी जिम्मेदारी खुद उठा पाएगा। विश्वनाथ जवाब देता है कि उसके घर में उसकी माँ और स्टाफ मौजूद है जो बच्चे को देखभाल कर सकते। लेकिन मैडी कहती कि स्टाफ बच्चे की जरूरतों को पूरा कर सकता है लेकिन माँ की जगह नहीं ले सकता। अब कोर्ट के सामने मामला काफी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। आखिरकार जज एक बीच का रास्ता निकालते हैं। वह विश्वनाथ को 6 महीने का समय देते हैं। इन 6 महीनों में विश्वनाथ को साबित करना होगा कि वह अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी खुद उठा सकता है। बच्चे की देखभाल, उसकी जरूरतें और उसकी सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी विश्वनाथ की होगी। कोर्ट उसकी निगरानी के लिए एक विशेष टीम भी नियुक्त करती है। यह टीम समय समय पर उसके घर जाकर देखेगी कि वह वास्तव में बच्चे की देखभाल कर रहा है या सिर्फ अदालत को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। अगर 6 महीने बाद रिपोर्ट अच्छी आती है तो बच्चा विश्वनाथ के पास रह सकता है। लेकिन अगर टीम को लगता है कि वह जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा तो कस्टडी मैडी को दी जा सकती है। अब विश्वनाथ के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह अपना काम लगभग किनारे रख देता है और पहली बार खुद बच्चे की रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह शामिल होने लगता है। डायपर बदलने से लेकर बच्चे को संभालने तक की छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी अब उसके हिस्से में आती है। लेकिन विश्वनाथ की एक अजीब आदत थी, वह साफ सफाई को लेकर जरूरत से ज्यादा सावधान रहता था। इसलिए डायपर बदलते वक्त भी वह मास्क, ग्लव्स और बाकी सुरक्षा सामान पहन लेता था। वह दृश्य देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह बच्चे का डायपर नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ी मेडिकल सर्जरी करने जा रहा हो। जब कोर्ट की निगरानी करने वाली टीम यह सब देखती है ना तो उन्हें भी हैरानी होती है। उन्हें लगता है कि अगर विश्वनाथ हर छोटी चीज को इतनी जटिल बना देगा तो बच्चे की सामान्य देखभाल कैसे करेगा। लेकिन असली बात यह थी कि विश्वनाथ धीरे धीरे एक ऐसे पिता में बदल रहा था जो अपने बच्चे की छोटी से छोटी जरूरत को भी समझने की कोशिश कर रहा। और इसी 6 महीने की प्रक्रिया के दौरान मैडी को भी उसी घर में रहने की अनुमति मिल जाती है। अब एक ही छत के नीचे विश्वनाथ, मैडी और बच्चा रहने वाले थे। मैडी के लिए इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था। वह तो पहले से ही चाहती थी कि किसी तरह इस परिवार के करीब रहे। अब कोर्ट के फैसले ने उसे वही मौका दिया था और यहाँ से कहानी के कई ऐसे पल आने वाले थे जहाँ विश्वनाथ और मैडी की नोकझोंक, बच्चे के साथ उनका रिश्ता और विश्वनाथ की माँ की इच्छा तीनों एक साथ दिखाई देने वाले थे। अब विश्वनाथ की माँ को यकीन हो चुका था कि मैडी उसके बेटे को संभाल लेगी और उसके परिवार का हिस्सा बन जाएगी। मानो ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी इच्छा पूरी हो चुकी है। लेकिन उसी रात एक दर्दनाक घटना घटती है। विश्वनाथ की माँ की डेथ हो जाती है। विश्वनाथ अपनी माँ की वजह से एकदम टूट चुका था। वही मैडी भी काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि विश्वनाथ की माँ मैडी को बहुत ज्यादा मानती थी। अब तक विश्वनाथ की जिंदगी में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो चुकी थी जिन्होंने उसे अंदर से बदलना शुरू कर दिया था। अपनी माँ को खोने का दर्द अभी ताजा था लेकिन उसी समय उसके सामने एक और जिम्मेदारी आ खड़ी हुई थी, उसकी सौतेली बहन की शादी। विश्वनाथ की माँ की आखिरी इच्छा थी कि यह शादी उनके हाथों से हो। अब वह इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए विश्वनाथ ने तय किया था कि उनकी आखिरी इच्छा किसी भी कीमत पर अधूरी नहीं रहने देगा। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। घर में धीरे धीरे फिर से चहल पहल आने लगती है। लेकिन तभी दूल्हे के परिवार की तरफ से एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। दूल्हे के चाचा को पता चलता है कि जिस लड़की से शादी होने वाली है वह विश्वनाथ के पिता की दूसरी पत्नी की बेटी है। बस यही बात सामने आते ही उनका रवैया पूरी तरह से बदल जाता है। उन्हें लगता है कि उनके परिवार में ऐसी लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके माता पिता का रिश्ता समाज की नजर में स्वीकार्य नहीं था। वह साफ तौर पर इस रिश्ते का विरोध करने लगते। उनके विरोध का असर इतना ज्यादा होता है कि शादी तक टूटने की स्थिति बन जाती है। दुल्हन के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। जिस दिन उसने सोचा था कि उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है उसी समय उसे यह महसूस कराया जा रहा था कि उसके परिवार की वजह से वह दूसरों से कम है। वह अंदर से टूटने लगती है। लेकिन विश्वनाथ अपनी बहन को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ता। वह उससे बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह परेशान ना हो। लेकिन तभी उसकी बहन के दिल में सालों से दबा हुआ दर्द बाहर आ जाता। वह विश्वनाथ से कहती कि शायद आप मुझे अपनी बहन मानते ही नहीं थे। आपने हमेशा मेरी माँ को और मुझे अपने परिवार से अलग समझा। लेकिन मेरी गलती क्या थी? मैंने तो इस दुनिया में अपनी मर्जी से जन्म नहीं लिया था। मैं भी आपके पिता की बेटी हूँ। मेरे पिता मेरे लिए भी वही थे जो आपके लिए थे। बस फर्क इतना है कि आपने उनका प्यार अपने बचपन में पाया और मुझे उसी रिश्ते की वजह से लोगों की बातें सुननी पड़ती है।
इसके बाद वह विश्वनाथ को बताती है कि उसने बचपन से ही एक भाई के प्यार की कमी महसूस की। वह चाहती थी कि विश्वनाथ उसे अपनी बहन की तरह स्वीकार करे, लेकिन विश्वनाथ ने अपने पिता से जुड़ी नाराजगी की वजह से उससे दूरी बनाए रखी। उसकी माँ को भी बहुत कुछ सहना पड़ा जब परिवार के बड़े लोगों को पता चला कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली तो उन्होंने उसकी माँ और उसे लगभग परिवार से अलग कर दिया। इसका मतलब यह था कि जिस गलती का फैसला बड़ों ने किया था उसकी सजा उस बच्ची को पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ी। विश्वनाथ यह सब सुनकर बिल्कुल शांत हो जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि वह अपने पिता से नाराज था, लेकिन उस नाराजगी में उसने अपनी सौतेली बहन को भी सजा दे दी। वह हमेशा सोचता रहा कि दर्द सिर्फ उसी की जिंदगी में आया था, लेकिन अब उसे समझ आता है कि उसकी सौतेली बहन और उसकी माँ ने भी अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अकेलेपन और तनाव के बीच गुजारा था। यही एहसास विश्वनाथ की सोच बदल देता है। उसे समझ आने लगता है कि परिवार सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि कोई किस रिश्ते से घर में आया है। किसी इंसान का परिवार में होना ही काफी है और उसकी बहन को उसके जन्म या उसके माता पिता के फैसले के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब विश्वनाथ फैसला करता है कि वह अपनी बहन के लिए वह सब कुछ करेगा जो उसे इतने सालों में मिलना चाहिए था। सबसे पहले वह अपने दादा दादी के पास जाता है। वह उनसे कहता है कि जो कुछ हुआ है उसे बदलना नहीं जा सकता। उनकी बेटी ने दूसरी शादी की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह उनकी बेटी नहीं रही। उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है और आज उनकी पोती की शादी है। विश्वनाथ उनसे रिक्वेस्ट करता है कि पुरानी नाराजगी छोड़कर इस शादी में शामिल हो। काफी बातचीत के बाद वह उन्हें अपनी पोती की शादी में आने के लिए तैयार कर लेता है, लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दूल्हे का चाचा। विश्वनाथ उनके सामने जाकर सीधे सवाल करता है कि आखिर इस लड़की की गलती क्या है? क्या सिर्फ इसलिए वह उसके पिता की दूसरी शादी से पैदा हुई है? उसे नीचा दिखाना सही है? वह उन्हें समझाता है कि अगर उसकी बहन का अपमान होगा तो यह सिर्फ उसकी बहन का अपमान नहीं होगा, वह खुद भी इसे अपना अपमान मानेगा, क्योंकि आज वह उसकी सौतेली बहन जरूर है, लेकिन है तो उसकी बहन ही। विश्वनाथ यह भी समझाता है कि शादी दो लोगों का फैसला है। उनकी पुरानी पारिवारिक दुश्मनी की वजह से दो निर्दोष लोगों की जिंदगी खराब करना सही नहीं होगा। धीरे धीरे उसकी बातें असर करने लगती है। आखिरकार दूल्हे का चाचा भी अपना विरोध खत्म कर देता है। इस तरह जो शादी लगभग टूटने की कगार पर पहुंच चुकी थी वह आखिरकार बच जाती है। शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो जाती है और अंत में शादी भी खुशी खुशी संपन्न हो जाती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में विश्वनाथ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव पैदा कर दिया था। वह सोचने लगता है कितने सालों से वह परिवार को किस नजर से देख रहा था। उसकी माँ ने उसे बचपन से सिखाया था कि रिश्तों को सिर्फ खून के आधार पर नहीं तौला जा सकता। अगर कोई इंसान परिवार का हिस्सा है तो उसकी जगह सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाती कि उसके माता पिता के बीच रिश्ते खराब थे। अब विश्वनाथ को एहसास होता है कि उसके पिता के फैसले की वजह से उसने खुद भी कई लोगों को अपने से दूर रखा और शायद यही वजह थी कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा खालीपन बना रहा। उधर मैडी की भावनाएं भी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वह अभी भी विश्वनाथ के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन विश्वनाथ लगातार अपनी उम्र और मैडी के भविष्य को लेकर चिंतित रहता। वह मैडी से कहता है आज तुम्हें लगता है कि हम दोनों साथ रह सकते, लेकिन जिंदगी सिर्फ आज के बारे में नहीं होती। आज मैं 40 साल का हूँ और तुम अभी बहुत छोटी हो। कुछ साल बाद जब मैं और बूढ़ा हो जाऊंगा तब शायद तुम्हारी जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जिन्हें तुम मेरे साथ रहते हुए खो सकते। वह मैडी से कहता है कि अगर वह सच में उससे प्यार करती है तो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे। वह चाहता था कि मैडी अपने पैरों पर खड़ी हो। उसे किसी अमीर आदमी या किसी परिवार पर निर्भर होकर जिंदगी नहीं बितानी चाहिए। मैडी उसकी बात मान जाती है, लेकिन जाते जाते वह एक सवाल जरूर पूछती है। वह कहती कि ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगी, लेकिन जब मैं पढ़ाई पूरी करके वापस आऊंगी तब क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विश्वनाथ उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं देता। वह कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। मैडी के लिए जवाब आसान नहीं था, लेकिन वह फिर भी अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला लेती है। इसके बाद विश्वनाथ उसे वापस अमेरिका भेज देता है। वह मैडी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है और विश्वनाथ अपनी तरफ से उसकी पढ़ाई और रहने का खर्च उठाता रहता है, क्योंकि उसने मैडी से एक वादा किया था कि जब तक वह उसकी जिम्मेदारी में है उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। समय बीतता जाता है, 1-2 महीने नहीं बल्कि कई साल गुजर जाती है। इस दौरान मैडी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है। इधर वह छोटा
छोटा सा बच्चा भी अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, जिससे बच्चे की वजह से मैडी पहली बार विश्वनाथ के परिवार में आई थी। अब वही बच्चा उसकी और विश्वनाथ की जिंदगी के बीच सबसे मजबूत कड़ी बन चुका था। आखिरकार पढ़ाई पूरी करने के बाद मैडी वापस भारत आती। अब उसके मन में वही पुराना सवाल था, क्या विश्वनाथ अब उसे अपनी जिंदगी में स्वीकार करेगा। वह विश्वनाथ के सामने जाकर पूछती कि मैंने तुम्हारी बात मान ली, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब बताओ क्या हम शादी कर सकते हैं। लेकिन विश्वनाथ फिर भी सीधे सीधे बात नहीं करता। इसके बजाय वह उसे चेन्नई में बनने वाले अपने नए हॉस्पिटल के बारे में बताता है। वह कहता है कि वह चेन्नई में एक नया अस्पताल शुरू करने वाला है और चाहता है कि मैडी उस अस्पताल को संभाले। मैडी ये सुनकर हैरान रह जाती। उसे लगता है कितने साल इंतजार करने के बाद भी विश्वनाथ शादी की बात से बच रहा है। लेकिन तभी उनका बच्चा वहाँ मौजूद होता है और एक ऐसी बात कह देता है जिससे मैडी को विश्वनाथ के दिल की बात समझ आ जाती। बच्चा कहता है कि मम्मा आपको अभी भी समझ नहीं आया, अगर पापा आपको चेन्नई का हॉस्पिटल संभालने के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह आपको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। मैडी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। अब उसे विश्वनाथ की असली सोच समझ में आने लगती है। विश्वनाथ ने भले ही सीधे शब्दों में यह नहीं कहा था कि वह उसे शादी करना चाहता है, लेकिन उसके फैसले बता रहे थे कि वह मैडी को अपनी जिंदगी से दोबारा दूर नहीं करना चाहता था। उसने उसे पढ़ाया, उसकी जिम्मेदारी उठाई, उसका भविष्य सुरक्षित किया और अब वह उसे अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी देकर अपने साथ रखना चाहता था। यानी इतने सालों तक जो बात वह शब्दों में नहीं कह पाया था, उसके सारे जवाब उसके कामों में मौजूद थे। मैडी को आखिरकार समझ आता है कि विश्वनाथ ने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच उम्र का अंतर जरूर था, लेकिन इतने वर्षों में उन्होंने एक दूसरे को जिस तरह समझा था ना, वह किसी भी संख्या से कहीं ज्यादा मजबूत था। विश्वनाथ को ऐसा परिवार मिल चुका था जिससे वह जिंदगी भर भागता रहा था। मैडी को वह परिवार मिल चुका था जिसकी कमी उसने बचपन से महसूस की थी और उस बच्चे को आखिरकार वह परिवार मिल चुका था जिसमें उसे माँ और पिता दोनों को प्यार मिलने वाला था। इस तरह कई सालों के इंतजार, गलतफहमियों, त्याग और भावनात्मक संघर्ष के बाद आखिरकार विश्वनाथ और मैडी एक दूसरे को स्वीकार कर लेती। उनकी कहानी सिर्फ प्यार की कहानी नहीं थी, यह दो ऐसे लोगों की कहानी थी जो अलग अलग तरह के अकेलेपन से गुजर रहे थे और धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। आखिर में विश्वनाथ, मैडी और उनका बच्चा एक साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। उनके बीच उम्र का लगभग 20 साल का अंतर जरूर था, लेकिन उसके रिश्ते में समझ, भरोसे और अपनापन इतना मजबूत था कि वह अंतर उनके लिए सबसे बड़ी बाधा नहीं बन पाया और यहीं पर फिल्म सबसे खूबसूरत बात कहकर खत्म हो जाती है।